हेलो दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में मौर्य साम्राज्य को बहुत कुछ डिटेल में कवर किया, जहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया चीज़ों को। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को देखा, उनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी क्या होते थे, अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, अशोक के समकालीन कौन कौन राजा थे, हर एक चीज़ को हमने डिटेल्ड में देखा है। ठीक, और उनको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो में क्योंकि डिटेल्ड बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो मैंने उनको सिंपली मतलब वॉइस ओवर किया हुआ है, खुद ही मैं रीड कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कोई चीज़ थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में। फिर भी जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, और नहीं तो कमेंट में पूछ लेना, फिर मैं आपको एक सेपरेट उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियोज़ के टर्मिनोलॉजीज़ को। इस वीडियो में हम मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा भूमि से प्राप्त आय कैसी होती थी, नगर प्रशासन कैसा था, अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ क्या थी इनकी, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। साथ में एंड ऑफ द वीडियो में हम अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें कि दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और दीर्घ स्तंभ लेख आते हैं, लघु स्तंभ लेख आते हैं। वो सारी की सारी चीज़ों को ऐड करूंगा और उनको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर टाइम रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो सामाजिक व्यवस्था को भी इसी में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही और 9,000 गज सेना तथा 4,000 रथ सैनी थे। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। 30 सदस्य 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थे। प्रथम समिति जल सेना की देखरेख करती थी। जो द्वितीय समिति होती थी वह सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। जो तृतीय समिति है वह पैदल सेना की देखरेख करती थी और चतुर्थ समिति अग्र सेना की देखभाल करती थी। वहीं पंचम समिति गज सेना की देखभाल करती थी। षष्ठम समिति रथ सेना की देखभाल करती थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को पैदल, अश्व, गज तथा रथ सेना का निर्माण करना चाहिए। राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। देख लीजिए। प्रकाश युद्ध आमने सामने का युद्ध कहलाता था। कूट युद्ध चालाकी तथा छलबाजी से किया गया युद्ध। तूषणी युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। तो आपसे सवाल आ सकता है कि प्रकाश युद्ध का संबंध किस युद्ध से है, तो आप लिख सकते हैं आमने सामने का युद्ध। कूट युद्ध यह किस युद्ध से संबंधित है, छलबाजी से किया गया युद्ध। ठीक है, इस तरह से सवाल बन जाते हैं। गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो कैसी थी। मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता के मनोभावों, विचारों, इच्छाओं, राजा के विरोधियों, विद्रोहियों, अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो सवाल आ जाता है कि गूढ़ पुरुष का संबंध किससे है, तो गुप्तचरों से है। या अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है। स्ट्राबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा था। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा था। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों का एक प्रमुख अधिकारी महात्मा सर्प कहलाता था। गुप्तचरों की अपनी गुप्त लिपि होती थी जिसे संज्ञा लिपि कहा जाता था। तो गुप्तचरों की लिपि को क्या कहा जाता था, ये सवाल अगर आए तो आंसर हो जाएगा संज्ञा लिपि। ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, संस्था और संचरा। जो संस्था है वह उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचारी का कार्य करते थे। ठीक है। और जो संचरा है वह उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करके गुप्तचारी का कार्य करते थे। तो सवाल आ सकता है कि संस्था का संबंध किस गुप्तचर प्रणाली से था, यानी कि जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते हैं, और संचरा का जो संचरण करते हैं यानी कि भ्रमण करते हैं। ठीक है। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में विदेशों में राजदूत नियुक्त किए जाने का वर्णन है। विदेशों में नियुक्त राजदूत 3 प्रकार के होते थे। ठीक है। निशिष्टार्थ ऐसे राजदूत होते थे जिनमें महात्मा की योग्यता होती थी। उन्हें विदेशी राज्यों से संधि आदि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। परिमितार्थ राजदूत राजा की अनुमति के बिना विदेशी राज्यों से संधि नहीं कर सकते थे। शासनहार इन्हें केवल सूचना देने का अधिकार होता था। ठीक है। न्याय व्यवस्था की अगर बात करें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय
ग्राम लेवल में जो ग्रामिक होता है यानी गांव के लोग, वो ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से कार्य करते हैं। ठीक है। जो फौजदारी है, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक। दीवानी, दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। कंटक शोधन, कंटक शोधन का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था। ठीक। धर्मस्थीय, धर्मस्थीय का न्यायाधीश धर्मस्थ अथवा व्यवहारिक कहलाता था। अशोक ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया तथा दंड व्यवस्था को लचीला बनाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया था। ठीक है। मृत्युदंड पाए कैदी को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, जिससे उसके परिजन जीवन रक्षा का उपाय कर सके। गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड भी दिए जाते थे। राज्य व्यवस्था, बात करें राज्य व्यवस्था की, तो मौर्य काल में वित्तीय राज्य व्यवस्था आषाढ़ से ज्येष्ठ तक होती थी। ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, आषाढ़ से ज्येष्ठ माह तक की। ठीक है। भूमि से प्राप्त आय, कौटिल्य के अनुसार भूमि पर राजा का नियंत्रण होना चाहिए, स्वामित्व नहीं होना चाहिए। आय होती है प्राय 2 प्रकार की थी। ठीक है ना। सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, और भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। अंचलों के आधार पर 1/4 से 1/6 तक का लिया जाता था, और अशोक ने लुम्बिनी का भाग घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है। जो व्यापार से प्राप्त आय होती थी, उसमें 3 प्रकार की वस्तुओं से आय की प्राप्ति होती थी। वहाय वस्तु, निर्यातित वस्तु, ठीक है, अतिस्थ वस्तु, आयातित वस्तु, और अभ्यंतर देश के अंदर निर्मित वस्तु। वाह्य वस्तु से प्राप्त आय को निष्क्राम्य कहा जाता था, यह निर्यात कर था। आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था। ठीक है। प्रवेश्य भी वस्तु के मूल्य का 1/5 लिया जाता था। व्यापारियों से वैधरण नामक हर्जाना भी लिया जाता था। ठीक है। एक बिक्री कर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो बिक्री कर है, तौल कर बेची जाने वाली वस्तु पर मूल्य का 5% लिया जाता था, और पार्श्व कर उन व्यापारियों से लिया जाता था जो अत्यधिक लाभ कमाते थे। ठीक है। नाप कर बेची जाने वाली वस्तु पर 61 का 4% दिया जाता था। ठीक है। और गिनकर बेची जाने वाली वस्तु पर 91 का 2% लिया जाता था। ठीक है। व्यापारियों से वर्तनी यानी पतकर भी लिया जाता था। ठीक है। जुए से प्राप्त जीते हुए धन का 5% लिया जाता था। वेश्याओं से 1 महीने में 2 दिन की आय कर के रूप में ली जाती थी। ग्राम समूह से 1 मुश्त पिंड कर लिया जाता था। ठीक। विविध नामक कर लिया जाता था, जो कि चारागाह कर था। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए चारागाह कर का संबंध किससे, विविध नामक कर से। ठीक है। रज्जु सर्ज नामक कर भूमि की माप हेतु लिया जाता था। हिरण्य कर नगद कर कहलाता था। ठीक है। उदक बाग सिंचाई का कर था। ठीक है। बात करें इनकी नगर प्रशासन की, कालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोवा या पाटिल पुत्र का विवरण दिया है। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। ठीक है। इन 6 समितियों के माध्यम से ही नगर प्रशासन संचालित किया जाता था। शिल्पकला समिति, सबसे पहले है शिल्पकला समिति। यह सड़क निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण, देखभाल तथा शिल्पकला से संबंधित थी। जनसंख्या समिति, यह समिति जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखती थी। यह समिति जनगणना का कार्य भी करती थी। विदेशी समिति, यह नगर में आने वाले विदेशियों के भोजन आवास प्रबंध करती थी तथा विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखती थी। उद्योग व्यापार समिति, यह उद्योग एवं व्यापार प्रबंधन का देखरेख करती थी। वस्तु निरीक्षण समिति, यह बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुओं की शुद्धता की जांच करती थी। कर निरीक्षक समिति, कर वसूली करना तथा कर चोरी को रोकना इसका कार्य था। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था। ठीक। अब इनकी जो अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं वो क्या हैं, देख लीजिए। मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में अपनी पूर्णता के समय 5 चक्रों में विभक्त था। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति नियुक्त की जाती थी, जिससे कि कुमार कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक प्रांत मंडलों में विभक्त होता था, जिससे देश कहा जाता था। यहाँ के अधिकारी को प्रादेशिक और महात्म्यता कहा जाता था। ठीक है। मंडल जिलों में विभक्त होता था, जिसे विषय या आहार कहा जाता था।
यहाँ का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता या रज्जुक होता था। ठीक। जिले के नीचे अनेक ग्राम समूह होते थे। तानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख 400 गांव का समूह, खारवाटिक 200 गांव का समूह, संग्रहण 10 गांव का समूह या गोप। ठीक है। इन 3 इकाइयों में स्थानिक नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होते थे और यह ग्रामिक या ग्रामपति की व्यवस्था की देखभाल करता था। गांव की प्रतिनिधि यही होते थे। चक्र और राजधानी, जो हमने अभी चक्र की बात की थी, ये 5 चक्र क्या हैं देख लीजिए। उत्तर पथ तक्षशिला को कहा जाता था, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी और कलिंग तोशाली। ठीक है। मध्य देश में किसी कुमार की नियुक्ति नहीं की जाती थी। ठीक है। अशोक के अभिलेख, अब अशोक के अभिलेख की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेंथलर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृतिक है। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और वो 4 लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी। ठीक है। अब जो अशोक के अभिलेख है उनकी कुछ कैटेगरीज इस तरह से कैटेगराइज हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। शिलालेख। ठीक है। शिलालेख के अंदर सब 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है। गुहालेख, केव इंस्क्रिप्शंस इनको कहा जाता है। और स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, सप्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, 7 पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स। ठीक है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बृहद शिलालेख। अशोक के चतुर्दश बृहद शिलालेख 14 विभिन्न राज्य आज्ञाएं हैं, यानी कि शासन देश हैं, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। संख्या में 14 होने के कारण इन्हें 14 शिलालेख, चतुर्दश शिला प्रज्ञापन भी कहा जाता है। इनका विवरण कुछ ऐसा है। पहला है शाहबाजीगढ़। ठीक है। शाहबाजीगढ़ देखो, आधुनिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मर्दान जनपद में स्थित है। 1836 में जर्नल कोड ने इसका पता लगाया था। इसमें 12वें के अतिरिक्त अन्य सभी लेख हैं। समूह के 12वें लेख का पता 1889 में सर हेरल्ड डीन ने लगाया था, जो मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर एक पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ था। शाहबाजीगढ़ संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी थी। ठीक है। मानसेहरा, जो मानसेहरा है इस यहाँ से देख लीजिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानसेहरा जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं में पहली बार प्रथम 8 शिलालेख, दूसरी पर 9वें से 12वें तक का तीसरा तक तथा तीसरी पर 13वें से 14वां लेख उत्कीर्ण है। पहली 2 शिलाएं जनरल कनिंघम द्वारा खोजी गईं, जबकि तीसरी का पता पंजाब पुरातत्व विभाग के एक भारतीय अधिकारी ने लगाया था। ठीक है। अन्य लेखों के विपरीत उपयुक्त दोनों अभिलेख शाहबाजीगढ़ व मानसेहरा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी आर्यमाइक से उत्पन्न हुई थी। इन लेखों के अक्षर बड़े तथा खुदाई में अधिक स्पष्ट हैं। इन स्थानों में 12वें लेख का अंकन संभवतः विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से ही किया गया होगा। अशोक के शासनकाल का एक मान्य सिद्धांत था। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। 1860 में फॉरेस्ट ने इसको खोज निकाला था। यह स्थान यमुना तथा टोंस नदी के संगम पर है। ठीक है। गिरनार, जो गिरनार शिलालेख है, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के लेख भी मिलते हैं। 1822 में कर्नल डाट ने इन लेखों का पता लगाया था। अशोक का शिलालेख 2 भागों में है, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा लेख नीचे है, जिसके दाईं ओर 14वां लेख है। गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है। धौली तथा जौगढ़, अब ये दोनों ही स्थान वर्तमान उड़ीसा प्रांत के क्रमशः पुरी तथा गंजाम जनपदों में स्थित हैं। ठीक है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हैं, जिनका पता 1836 में कीटो ने लगाया था।
जौगढ़ के लेख भी 3 शिलाखंडों पर खुदे हुए हैं, जिनका पता 1840 में वॉल्टर इलियट ने लगाया था। ठीक है। दोनों प्रज्ञापनों में 11वें से 13वें तक लेख नहीं मिलते हैं तथा उनके स्थान पर 2 नए लेख खुदे हुए हैं, जिनमें अंतों सीमांतवासियों तथा जनपदवासियों को दिए गए का आदेश है। यही कारण है कि इन्हें 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन, 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स कहा जाता है। इनमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति की शासन की नीति के विषय में बताया गया है। वह कलिंग के नगर व्यावहारिकों को न्याय के मामले में उदार तथा निष्पक्ष होने का आदेश देता है। ठीक है। एररगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण है। इनका पता 1921 में भूतात्विक अनुघोष ने लगाया था। एररगुडी लेख में लिपि की दिशा दाएं से बाएं मिलती है, जबकि अन्य सभी में यह बाएं से दाएं है। ठीक है। सोपरा महाराष्ट्र प्रांत के थान जनपद में स्थित एक खंडित शिलालेख पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। अनुमान किया जाता है कि पहले यहाँ सभी 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। बात करते हैं लघु शिलालेख की, माइनर रॉक एडिक्ट्स। पहले इन लेखों की मात्र 3 प्रतियां ही प्राप्त हुई थी। ठीक है। परंतु बाद में दक्षिण के कई स्थानों से ये प्राप्त हुई। कर्नाटक प्रांत के बाहर ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वर से जो लेख प्राप्त हुए उनमें एक संक्षिप्त पूरक प्रज्ञापन है, जिसमें धम्म का सारांश दिया गया है। कुछ विद्वान इसे द्वितीय लघु शिलालेख, सेकेंड माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं। इस दृष्टि से अशोक के लघु शिलालेख की संज्ञा 2 हुई है। इनका विभाजन उत्तरी और दक्षिणी प्रांतियों में भी किया जा सकता है। ठीक। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, सहसराम बिहार, भब्बू बैराठ जयपुर राजस्थान, मास्की रायचूर कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग कर्नाटक, सिद्धपुर चित्रदुर्ग कर्नाटक, जटिंग रामेश्वर चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, एरनगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गोविमठ मैसूर कर्नाटक, पालकी गुंडू मैसूर कर्नाटक, राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सारो मारो शहडोल मध्य प्रदेश, पनगुडरिया सीहोर मध्य प्रदेश, नेतुर बोलाडी कर्नाटक, उडगेलम बेलाडी कर्नाटक, सतराती गुलबर्गा कर्नाटक। मास्की गुर्जरा, नेतुर तथा उडगोलम के उल्लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ठीक है। सप्त स्तंभ लेख, 7 पिलर एडिक्ट्स। इन राजाज्ञाओं अथवा प्रज्ञापनों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए थे। इन सप्त स्तंभों को बृहद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से हैं। दिल्ली टोपरा, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। मध्यकालीन इतिहासकार शम्स सिराज के अनुसार मूलतः यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिजाबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर स्थापित था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक 1341 से 88 द्वारा दिल्ली लाया गया था। उसने इसे फिरोजाबाद में कोटला के ऊपर स्थापित करवाया था। फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही अंकित मिलते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने इसका उद्घाटन कर अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ पहली बार मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा, यह बिहार के चंपारण जिले में ही है। कौशाम्बी प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था तो बाद में अकबर द्वारा लाकर इसको इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ठीक है। लघु स्तंभ लेख की बात करें, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है सामान्यतः लघु स्तंभ लेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिली हैं। ठीक है। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रुमिनदेई नेपाल की तराई में स्थित, निगली वन निगाली सागर यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है। सांची व सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। लघु स्तंभ लेखों में रुमिनदेई प्रज्ञापन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस लेख की खोज फ्यूरर ने की थी तथा जॉर्ज ब्यूलर ने इसे अनुवाद सहित
एपिग्राफिया इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया था। इसके अनुसार अपने अभिषेक के 20 वर्ष पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं यहाँ आया तथा उसने पूजा की, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः उसने वहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनवाई तथा एक स्तंभ स्थापित किया। क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया तथा कर मात्र 8वां भाग कर दिया गया था। ठीक है। रुक्मिणीदेही लेख बुद्ध का जन्म स्थान का अभिलेखीय प्रमाण है। यह भी सूचित होता है कि अशोक ने अपनी यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ का धार्मिक सफर किया था, धार्मिक कर माफ किया था तथा राजस्व का भाग जो मौर्य शासन में चतुर्थांश था, इसको घटाकर अष्टांग कर देने की घोषणा की थी। लेख की तीसरी पंक्ति में उल्लिखित शिलाविगडबिचा के अर्थ पर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इसका अर्थ पत्थर की बड़ी दीवार बनवाना तथा शिलास्तंभ, बाड़ या रेलिंग खड़ा करना किया जाता है। डॉक्टर L श्रीवास्तव भीचा का भित्या दीवार सहित अर्थ करते हुए इस पंक्ति में उल्लिखित उस पपिते को वर्ष पपिते स्तंभ को वृक्ष से सुशोभित करना बताते हैं। अपने अर्थ की पुष्टि में वे सर श्याम नारायण का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि यह स्तंभ रामपुरवा स्तंभ के समान वृषभ शीर्ष युक्त है। निगलीवा के लेख में कनकमुली के स्तूप के संवर्धन की चर्चा की गई है। लुम्बिनी लेख में भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। पाली साहित्य बरहुत लेखों में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 पूर्व बुद्धों का उल्लेख मिलता है। विपसी, विपैश, वेशबुणा, विष्बु, ककुसध, कर्कचंद तथा कोनागमन कनक मुनि। अशोक के पहले से ही इनके समान स्तूप निर्माण करने की परंपरा थी। ठीक है। गुहा लेख अगर केव इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण है। ठीक है। लिपि और भाषा की अगर बात करें कि अभिलेख 4 भिन्न लिपियों में अंकित किए गए हैं। खरोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस लिपि में शाह बाजीगढ़ और मानसेरा की अभिलेख अंकित है। ठीक है। आरमेइक लिपि लगमान व तक्षशिला का अभिलेख है। यूनानी लिपि अरेमाइक लिपि शेरखुना अभिलेख है। ब्राही लिपि शेष सभी लिपि के अभिलेख है। ठीक है। इन अभिलेखों में कुल 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यूनानी भाषा, अरेमाइक भाषा और प्राकृतिक भाषा। ठीक। शरेकुना कांधार अफगानिस्तान से द्विभाषी द्विलिपीय अभिलेख मिलता है। इसमें प्रयुक्त 2 भाषाएं व लिपियां हैं, यूनानी और अरेमाइक। मानसेरा व शाहबाजीगढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है। लगमान व तक्षशिला अभिलेख अरेमाइक लिपि में हैं। शेष भारत में मिले सभी अभिलेख ब्राही लिपि व प्राकृतिक भाषा में हैं। अगली वीडियो में हम इनके आर्थिक जीवन, मौर्य कला और सामाजिक जीवन को देखेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल, जिसमें हम शुंग वंश, कंडव वंश और सातवाहन वंश को कंप्लीट करेंगे। कोई चीज़ समझ ना आए हो तो एक बार आप वीडियो को दोबारा शुरू से देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं चीज़ों के, क्योंकि कंप्लीट डिटेल हैं। इनको बस आपको एक बार ध्यान से सुनना है, रीड करना है, समझना है। ठीक है। फिर भी कोई चीज़ अगर डाउट क्रिएट कर रही हो तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनको रीड करके ही यहाँ पे डाला गया है। धन्यवाद।